ट्रैवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। हम लोग आज कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे आरओ के रिगार्डिंग। ठीक है, आरओ 16 में आपको पता है कि 16 हो या 17 का एग्ज़ाम हो, इसमें वेटेज आपका ज्योग्राफी का ज़्यादा है। ठीक है, तो ज्योग्राफी से जुड़ी कुछ चीज़ें देख लेंगे जो कि आपके कथन और कारक वाले क्वेश्चन होंगे, वो भी रहेंगे क्योंकि इसका वेटेज लगभग 22 से 24 तक का है। तो ये मान के चलो कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिलेंगे जो कि कथन और कारक पे मिलने वाले हैं। तो उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन से आएंगे, सारे टाइप के डिस्कस कर लेंगे कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, देखो, पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सर्वाधिक डेंसिटी वाला ग्रह है। ठीक है, इसकी डेंसिटी इतनी है। ठीक है, ये फैक्ट हो गया पूरा। शनि हमारे सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। 0.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है घन। ठीक है, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन को हम सिस्मोलॉजी बोलते हैं। आप सिस्मोग्राफ से आप भूकंप की मैग्नीट्यूड मापते हैं ना, सिस्मोग्राफ से। ठीक है, पृथ्वी की सतह के नीचे वह बिंदु जिस पर भूकंप उत्पन्न होता है उसको अपकेंद्र कहा जाता है। पर नापते कहाँ से हैं हम? देखिए, नापेंगे कहाँ से हम? ठीक है, यहां से आपका निकलेगा भूकंप, ये मीन से निकलेगा और अंत पे यहाँ पे जाता है। ठीक है, इस बिंदु पे आके आप जो होता है भूकंप सीधा आता है यहाँ से, मध्य बिंदु से निकलता है यहाँ से। ठीक है, जहाँ मैं पॉइंट्स कर रहा हूँ यहाँ से निकलता है और मापते यहीं से हैं। और इसके ऊपर जो होता है एपी सेंटर, वहां से नापा जाता है भूकंप। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो अपकेंद्र के ऊपर लंबवत स्थित होता है वहां भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाता है। इसको अभिकेंद्र बोलते हैं। हमेशा भूकंप का मापन अभिकेंद्र से किया जाता है, ईपी सेंटर से किया जाता है। ठीक है, ईपी सेंटर से किया जाता है। ये पृथ्वी है, जैसे यहाँ पे कहीं महसूस होगा भूकंप, यहाँ जनता यहीं रहेगी ना, इसी मैग्नीट्यूड पे तो मूवमेंट रहेगी, यहाँ पे ही तो ट्रिमरिंग होएगी। तो यहाँ से जो लिया जाता है उसको एपी सेंटर बोला जाता है। ठीक है, भूकंप के दौरान बेसिकली सिस्मोग्राफ आपकी तरंगों की ऊर्जा की शक्ति को मापता है। ठीक है, और आंतरिक संरचना के अध्ययन को ही हम सिस्मोग्राफी में देखते हैं। भूकंप आने में 3 जो वेव्स होती हैं वो मेन होती हैं, एक पी, एस और एल। ये पी एस एल क्या है बताता हूँ मैं। प्राइमरी प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी और लव वेव्स। ठीक है, तो इसके विषय में हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। प्राइमरी वेव्स को हम प्राथमिक रंग तरंगे भी बोलते हैं क्योंकि भूकंप के दौरान सबसे पहले यही तरंग उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ये केवल पृथ्वी की सतह के नीचे चलती हैं। ठीक है, सतह ही तो आपका सरफेस ये बना, इसके नीचे चलती हैं। यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ चलेंगी। ठीक है, सबसे बड़ी खास बात है कि प्राइमरी वेव्स ठोस, द्रव और में दोनों माध्यमों में चल सकती हैं ये। ठीक है, और घनत्व बढ़ने के संग इनकी तरंगदैर्घ्यता भी बढ़ जाती है। ठीक है, अभी पृथ्वी की जब हम आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तो घनत्व के विषय में भी पढ़ेंगे। और ये कौन सी प्रकार की तरंगे होती हैं? ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। जैसे ध्वनि, जब आप किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से फ़ोन पे ही बात कर रहे होते हैं, जो ध्वनि का जो बात करते हैं किस टाइप की ध्वनि है, तो ये भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं, यानी अनुदैर्घ्य हैं। सूर्य का प्रकाश जो धरती को प्राप्त होता है शॉर्ट वेव्स में, वो अनुप्रस्थ होती हैं। ठीक है, वो अनुप्रस्थ होती हैं, ध्यान रखिएगा। बेसिकली प्राइमरी सेकेंडरी वेव्स में दोनों में अंतर को आपको क्लियर होना चाहिए। और ख़ास बात कि इसकी स्पीड जो बढ़ेगी डेंसिटी के बिहाफ पे बढ़ेगी। जैसे जैसे डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, ठोस की डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो इसकी स्पीड भी प्लस होती जाएगी। हर जगह प्लस होती रहेगी, हर जगह प्लस होती रहेगी जितनी डेंसिटी होगी। और डेंसिटी कैसे बढ़ती है? जितना आप पृथ्वी के अंदर नीचे जाएंगे, जैसे ये पृथ्वी का मान लो एक ऊपर का हमने फेज ले लिया, जितना अंदर जाएंगे उतनी ज़्यादा डेंसिटी बढ़ती जाएगी। जितनी डेंसिटी बढ़ेगी उतनी तेज से भूकंप आएगा। ठीक है,
मैं मेन चीज डिस्कस कर रहा हूँ जो कि आपके कथन और कारक वाले क्वेश्चन पे अहम रहेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया प्राइमरी पी वेव्स के बारे में। प्राइमरी वेव्स क्या होती हैं, जो कि सबसे पहले होती हैं सतहों पे नहीं चल के भीतर चलती हैं। ठीक, और इनका घनत्व बढ़ने के साथ साथ इनकी गति भी बढ़ जाती है। ठीक है, ये अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं। ठीक, अनुदैर्घ्य मैं बता चुका हूँ उदाहरण के तौर पे, जैसे हम लोग जो बात करते हैं वो भी अनुदैर्घ्य तरंगी होती हैं। अगला है एस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं इन्हें, द्वितीयक तरंगे। ठीक है, ये केवल पृथ्वी की सतह के नीचे चलती हैं, केवल ठोस माध्यमों में ही चल सकती हैं। S4 ओनली सॉलिड, ये भी मान लेना। हालांकि S4 सॉलिड नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि केवल ठोस माध्यमों में चलती है ये द्वितीय तरंग जो क्या होती है। ठीक है, ठोस में चलती है सिर्फ, और ठोस में, आपकी द्रव में नहीं मूवमेंट कर सकती है। और माध्यम का घनत्व बढ़ने के साथ इन तरंगों की गति भी बढ़ जाती है। ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जैसे सूर्य है ना, सूर्य के प्रकाश से जो आती है वो अनुप्रस्थ टाइप की होती हैं धरती पे जो आती हैं। ठीक है, और जो हम किसी को बोलते हैं वो होती है अनुदैर्घ्य, जैसे प्राइमरी वेव्स। तो और यही सेकेंडरी वेव्स ही आपका अनुप्रस्थ है, यानी सूर्य से याद रखिएगा। ठीक है, अगली है लव वेव्स, इनको लव वेव्स बोला जाता है। ठीक है, ये केवल पृथ्वी की सतह पर चलती हैं। इनकी गति पी और एस के मुकाबले बहुत कम होती है, परंतु पी और से मुकाबले ये लंबी दूरी तक जाती हैं, बहुत लंबी दूरी तक यात्रा तय करती हैं ये, और ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। ठीक, और यह भी अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण होती है। जैसे अब आपको पता चल गया कि पृथ्वी की तरंगें कितनी हैं, पी है, एस है, एल है, केवल प्राइमरी अनुदैर्घ्य होती है। ठीक है, केवल प्राइमरी अनुदैर्घ्य होती है, बाकी ये दोनों अनुप्रस्थ होती हैं आपकी। तो कथन और कारक वाले क्वेश्चन होंगे जो इसमें निम्नलिखित में से गलत चयन करिए, वो इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट पे बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम समझ लेते हैं कि भूकंपों के तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं जुड़े अनुमान। ठीक है, क्योंकि भूकंप तरंगें सीधे सीधे मार्ग में अनुसरण नहीं चलती और ये वर्गाकार होती हैं। ठीक है, वर्गाकार टाइप से काम करती हैं, और इसलिए पृथ्वी के आंतरिक भागों में घनत्व समान नहीं है। जैसे पृथ्वी आपकी कैसे बनी है, क्रस्ट मेंटल कोर पे बनी है ना, तो क्रस्ट में आपका कम डेंसिटी मिलती है, फिर कोर में मिलती है, फिर मेंटल में। तो उसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। आपका भूकंप से जुड़े हुए क्वेश्चन या फिर सिस्मोलॉजी के बिहाफ पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके सॉल्व इजिली हो जाएंगे। पृथ्वी की गहराई के नीचे जाते जाते पीएस और पीएस तरंगे अलग अलग गति से चलती हैं। क्यों चलती हैं? क्योंकि इन तीनों में अंतर है। चलने का मतलब इनके मूवमेंट करने का, इनका ऊर्जा में भी अंतर है। गहराई बढ़ने के साथ साथ इन तरंगों की गति बढ़ जाती है, और ये तरंगे नीचे 3 स्थानों पर इनकी गति में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पृथ्वी का घनत्व भी बढ़ जाता है, और घनत्व के आधार पर पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया जाता है। मैं बता चुका हूँ, क्रस्ट मेंटल कोर है ना। पीएस तरंगों को मिलाने वाले क्षेत्र छाया क्षेत्र के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत का बाहरी हिस्सा द्रव्य अवस्था में है। ठीक है, सबसे पृथ्वी का जो आंतरिक परत का सबसे बाहरी हिस्सा वो द्रव में है। इन्हीं अनुमानों के आधार पर पृथ्वी को 3 परतों पर विभाजित किया जाता है। ये देखिए, है ना, ये आ गया आपका क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करता है, इनके बीच कुछ एक असंबद्धता भी पाई जाती है, डिसकॉन्टिन्यूटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे कॉनरॉड डिसकॉन्टिन्यूटी आपकी क्रस्ट में पाई जाती है, और मोहेजीविक यानी क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहेजीविक पाई जाती है, और मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग पाई जाती है, और लेहमैन सबसे नीचे होती है। ठीक है, रैपिटी भी आपकी क्रस्ट और मेंटल के बीच में मिलती है, रैपिटी डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक, तो सामान्य जानकारी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, कोई ऑप्शनल के लिहाज से नहीं। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है, जो पृथ्वी से 35 किलोमीटर की गहराई तक स्थित होती है, क्रस्ट। ठीक है, ये किससे बनी होती है? सामान्य फैक्ट है, सियाल, सिलिकम और एल्यूमिनियम से बनी होती है। इसमें सबसे कम घनत्व वाली परत होती है। स्वाभाविक सी बात होगी कि अगर कम घनत्व है तो भूकंप का प्रभाव यहाँ कम पड़ने वाला है। इस परत का निर्माण मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम से होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में सियाल भी बोलते हैं ना, सियाल सीमा नीफे,
क्रस्ट में सियाल हो गया, है ना, क्रस्ट मेंटल में आ गया आपका सीमा, फिर आ गया अंत में कोर में आपका नीफे। आगे हम डिस्कस करेंगे। घनत्व के आधार पर इसको दो उप परतों में विभाजित किया जाता है। ऊपरी परत, ठीक है, ऊपरी परत में आपका हो जाता है क्रस्ट का ऊपरी भाग, जो कि सतह से लेकर 25 किलोमीटर की गहराई तक स्थित होता है, और यह मुख्य रूप से महाद्वीपों का निर्माण करती है। महाद्वीप है ना आपके कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये आपके कॉन्टिनेंट्स हैं। इस परत का निर्माण मुख्य ग्रेनाइट चट्टानों से होता है। ग्रेनाइट से आपको पता है ना, ग्रेनाइट से अधिकांश आपका दक्षिण का पठार और प्रायद्वीपीय भारत ग्रेनाइट का ही बना हुआ है, ठीक है। अधिकांश मंदिर भी आप वहाँ देखेंगे कि जो स्थापत्य कला में ग्रेनाइट का ही प्रयोग होता है। क्रस्ट का आपका औसत घनत्व 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और निचली क्रस्ट ये 25 से 35 किलोमीटर की होती है, स्थित होती है, और यह मुख्य रूप से महासागरों के तल का निर्माण करती है, ठीक है। महासागरों के तल, महासागरीय तो गहरा है, क्योंकि अभी तक तो फाइंड सबसे नीचे डीपेस्ट पॉइंट आपका पता ही कि मैरियाना ट्रेंच है ना, और टोंगा ट्रेंच है, उसके बाद सुंडा आपका हिंद में है ना। तो सबसे नीचे जो होगा, जितने किलोमीटर नीचे जाएंगे तो वहाँ महासागर का मिल रहा है आपको। इसका औसत घनत्व होता है 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाली संक्रमण स्थिति को क्या बोलते हैं? मोहोजीविक डिस्कॉन्टिन्यूटी। देखिए मैं चित्र में दिखा चुका हूँ, क्रस्ट को मेंटल से कौन अलग कर रही है? मोहोजीविक डिस्कॉन्टिन्यूटी। ये आपको क्रस्ट से मेंटल के मध्य एक सीमा बनाएगी कि यहाँ पे संक्रमण क्षेत्र है, आप इसके अंदर अंतर कर सकते हैं। मेंटल है अगला। दूसरा, पृथ्वी की दूसरी परत जो 35 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक स्थित है। यह परत का निर्माण मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ, इसीलिए सीमा इसे बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, याद करने के लिए। इस परत का औसत घनत्व 4.6 ग्राम। देखिए घनत्व तो बढ़ रहा है, भूकंप की स्पीड भी बढ़ेगी अगर प्राइमरी और सेकेंडरी और लव वेव्स पर अगर आप बात करोगे तो। इस परत का निर्माण बेसिकली पिडरोटाइट रॉक से होता है, ठीक है। और पृथ्वी का सर्वाधिक द्रव्यमान तथा आयतन वॉल्यूम इसी परत में स्थित है। सर्वाधिक द्रव्यमान और आयतन, ठीक है। द्रव्यमान एक स्थिर इकाई है, यानी द्रव्य का मान। किसी वस्तु में कोई द्रव्य या कोई मानक चीज निहित होएगी, द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, स्थिर रहता है हमेशा, ठीक है। 100 से 200 किलोमीटर की गहराई के मध्य ये परत आंशिक द्रव्य अवस्था में मिलती है। 100 से 200 किलोमीटर तो सबसे ज्यादा इसका है द्रव्यमान और आयतन, ये याद रखिएगा आप। मेंटल को कोर से अलग करने वाले संक्रमण को गुटेनबर्ग बोलते हैं, ठीक है। मेंटल और कोर को अलग जो करेगी गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। अभी मैं नीचे आऊंगा तो एक पूरा बता दूंगा, ऊपर चित्र फिर दिखा दे रहा हूं आपको। मेंटल को कोर से देखिए अलग कर रहा है, मैं ये रहा मेंटल, ये रहा कोर, और ये बीच में गुटेनबर्ग है, ठीक है। गुटेनबर्ग आपको याद आ रहा होगा, प्रिंटिंग प्रेस भी लाया था इंडिया में। अगला है कोर। ये पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई से 6371 तक की स्थित होता है। पृथ्वी की सर्वाधिक घनत्व वाली परत है, क्योंकि जितना नीचे जाओगे उतना ज़्यादा डेंसिटी बढ़ रही है, घनत्व उतना ज़्यादा पाए। ये इसको निकेल और आयरन, एफी को आयरन बोलते हैं, नीफे परत कहा जाता है। कोर को भी दो परतों में विभाजित किया जा सकता है। बाहरी जो आउटर कोर होगा वो 2900 किलोमीटर से 5,500 की किलोमीटर की गहराई पर स्थित होता है, और पृथ्वी की एकमात्र परत है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। सबसे नीचे जो होगी ये है आपकी कोर, और ये आपको द्रव अवस्था में मिलेगी, ठीक है। एकमात्र ऐसी है ये कोर परत है जो कि आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। अधिक तापमान के कारण इस परत में अवशोषित कणों का निर्माण होता है, और जिनके कारण यहाँ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। निकेल भी आपका पता है ना कि यूज हो जाता है। निकेल वैसे आपका चुंबक में यूज नहीं होकर लोहा होता है, ठीक है, ढलवा लोहा होता है अधिकांश प्रयोग। यही विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देते हैं, ठीक है। फिर एक इसकी लेयर एक और तोड़ते हैं तो इनर कोर मिलती है, जो 5,500 से लगभग 6,371 किलोमीटर की गहराई तक होती है। अत्यधिक दाब के कारण यहाँ परत ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। इस परत का घनत्व होता है सर्वाधिक 11 से 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब का होता है, सर्वाधिक घनत्व है।
यानी ऊपर से लेके नीचे जाने पर आपका घनत्व बढ़ता जा रहा है। एक चीज नोटिस की है आपने, प्राइमरी सेकेंडरी और लव वेव्स में जब आपने पढ़ी थी इसकी तरंगदैर्घ्यता और ऊर्जा शक्ति, तो वो बात कर रहा था उसके घनत्व की, यानी जिस भी चीज में घनत्व ज्यादा होगा वहां उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, प्रभाव भी ज्यादा होगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर तरंग निर्भर कर रही है उसके उस पे घनत्व पर, तो घनत्व नीचे जाने पे बढ़ ही रहा है। क्रस्ट मेंटल कोर ग्रेजुअली आप जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे उतना तबाही मचाएगी ये तरंगे। ठीक है, प्राइमरी वेव्स में बता चुका हूँ, प्राथमिक जो तरंगे हैं वे आपकी ठोस और द्रव दोनों में चल सकती हैं, है ना। और किस टाइप की हैं, अनुदैर्घ्य टाइप की हैं। मोहजविक, देखो इसका सीधा एक शॉर्ट फॉर्म भी है, सीएम राजेश गहलोत। ठीक है, कॉनरॉड और रैपिटी जो है आपकी यहाँ मोहजविक मिल जाएगी। सीएम मतलब है ना, क्रस्ट और मेंटल के मध्य आपको मोहजविक मिल जाएगी। और यहाँ राजेश गहलोत यहाँ पे आपको गुटेनबर्ग मिल जाएगी और लेवन मिल जाएगी अंत में। आप इस शॉर्ट फॉर्म से भी याद कर सकते हैं। देखिए, क्रस्ट और मेंटल परत के मध्य संक्रमण क्षेत्र है मोहजविक डिस्कॉन्टिन्यू होती है। सीएम राजेश गहलोत। मेंटल कोर के मध्य गुटेनबर्ग मिलेगी। ठीक है, मेंटल कोर जहाँ होगी वहाँ पे आपको गुटेनबर्ग मिलेगी। और अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के मध्य कॉनरॉड डिस्कॉन्टिन्यूटी आपको मिलेगी। और अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रैपिटी डिस्कॉन्टिन्यूटी मिलेगी। ठीक है, आउटर कोर और इनर कोर में आपको लेहमैन डिस्कॉन्टिन्यू मिलेगी। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। ठीक है, यूपी पीएससी में कई बार ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। ठीक है, आया भी है कि यार रैपिटी और डिस्कॉन्टिन्यूटी कहाँ मिलती है, लेहमैन डिस्कॉन्टिन्यूटी कहाँ मिलती है परतों में। ठीक है, भूकंप का मापन करने के लिए यूजली दो स्केल प्रयोग किए थे, एक रिक्टर स्केल है और एक है आपका मर्केली स्केल। पहले रिक्टर पे चर्चा कर लेते हैं, रिक्टर के विषय में। इस स्केल के माध्यम से भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को दर्शाया जाता है। ये एक स्केलर है, यानी एक बताता है कि कितना इसमें भूकंप कितने मैग्नीट्यूड पे है। ये एक लॉगरिथमिक स्केल पे काम करता है। इस स्केल पर भूकंप की तीव्रता एक इकाई बढ़ने पर उस भूकंप के दौरान उत्पन्न ऊर्जा 10 गुना बढ़ जाती है। जैसे बोलते हैं ना कि 2.5 मैग्नीट्यूड का आया तो उसकी ऊर्जा कितने गुणे बढ़ेगी, 10 गुना बढ़ेगी। ठीक है, ऐसे 10 गुना बढ़ेगी और लॉगरिथमिक स्केल से ये। अगला है मर्केली स्केल। मर्केली स्केल के बारे में भी कई बार आता है, सिम्पसन भी है। मर्केली स्केल एक गुणात्मक स्केल है। गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव, जो कि भूकंप से हुए टीयर एंड वियर लॉस्ट की चीज़ें को दर्शाता है, जान माल की हानि को दर्शाती है। ठीक है, ये है आपका। तो अभी आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि पृथ्वी पर भूकंप तो आता है, ये तो पता है कि कैसे कैसे लेयर में टूटकर उसका कैसे घनत्व वाइज उसकी प्राइमरी सेकेंडरी लव वेव्स काम करती हैं, और प्राइमरी सेकेंडरी और लव वेव्स किस टाइप की तरंगे हैं और कितने इनके अंदर ऊर्जा है और कैसे ऊर्जा एक्सीड हो रही है, इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है, और किस टाइप का कैसे कैसे इस पर भूकंप आपका मेजर होता है। ठीक है, क्रस्ट कहाँ है, मेंटल कहाँ है, कोर कहाँ है, किसके मध्य कौन सी डिस्कॉन्टिन्यूटी फाइंड होती है, कहाँ पे कौन से तरल कौन सा है, सर्वाधिक द्रव्यमान किसका है, तो इस पे चर्चा हुई है। इसी प्रकार के प्रश्न आपको कथन और कारक वाले जो होते हैं, जिसके अंदर एक दो ऐसे पूछ लेता है। ये होता है कथन और ये यहाँ होगा आपका कारक, है ना, या कारण होगा। तो कथन में दे देगा आपको कि अनुदैर्घ्य है, अगर वह है तो सत्य है। दूसरा क्यों है तो वो बताएगा कि यहाँ पर है। अगर दोनों में कुछ रिलेशन बन रहा होगा, है ना, दोनों में दूसरे का रिलेशन पहला बन रहा होगा, तभी ये आपका दोनों सत्य माना जाएगा, नहीं तो एक सत्य दूसरा गलत। 4 तरह के विकल्प हैं। आपने परीक्षा दी हुई, आपको पता ही होगा, प्रीवियस ईयर में देखा ही है आपने। ठीक है, उस टाइप का रहेगा क्वेश्चन। फिर देखते हैं हम चट्टाने, है ना। तत्वों के यौगिक से खनिजों का निर्माण होता है और खनिजों के यौगिक से चट्टानों का निर्माण होता है। चट्टाने आपको पता ही है कि विभिन्न प्रकार के मिनरल्स भी पाए जाते हैं। जैसे भारत के अंदर आपको हमेशा क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से आपका क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी से उठाता है, धारवाड़, कुडप्पा, गोंडवाना और विंध्यन का।
बस एक आयोग का फेमस क्वेश्चन यही है कि यहाँ से आपको उठा के पूछ लेता है, इनके मध्य बस परिवर्तन यही करेगा, बोलेगा कि इग्नियस है कि सेडिमेंट्री है कि मेटामॉर्फिक है ना, आगन्य है कि कायांतरित है कि रूपांतरित है, सर्वाधिक खनिज किस में पाया जाता है, कोयला किस में पाया जाता है, निक्षेप किस में पाए जाते हैं, रवेदार कौन है, अवसादी कौन है, यही पूछेगा वो, पर इसके लिए जानकारी होनी चाहिए। ऐसे खनिज जिनमें तत्वों की सांद्रता अधिक पाई जाती है तथा जिनमें से तत्वों को आसानी से निष्कर्षित किया जाता है वो खनिज अयस्क कहे जाते हैं, है ना। खनिज अयस्क वो होते हैं जिन्हें आसानी से निष्कर्षित किया जा सकता है और मिनरल्स निकाले जा सकते हैं। सर्वाधिक खनिज आपका देखिए, पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला तत्व सर्वाधिक ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, आयरन है, ठीक है। O2 है सर्वाधिक, फिर है सिलिकॉन आपका, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन है, सर्वाधिक पाया जाता है परत पर समग्र रूप से लोहा पाया जाता है। पूरी पृथ्वी की अगर बात करें ना, पूरी संपूर्ण पृथ्वी की, तो ये ऑक्सीजन आयरन हो जाएगा सबसे पहले, और फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि यहाँ पूरी पृथ्वी की जब बात करेगा तो यहाँ लोहा होगा सबसे ज़्यादा, ठीक है, लोहा होगा सबसे ज़्यादा, ठीक। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर चर्चा कर लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए इसी में, क्योंकि उदाहरण रखे जाते हैं। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को 3 वर्गों में बांटा जाता है, आगन्य, कायांतरित और रूपांतरित, ठीक है। आगन्य चट्टानें वे चट्टानें जिनका निर्माण लावा और मैग्मा से हुआ। सपोज दैट कि कोई ज्वालामुखी था, ज्वालामुखी फटा या एक्टिव हुआ, एक्टिव होने के बाद उसमें से गर्म लावा और निक्षेप निकलेंगे, वो जम जाएंगे पृथ्वी की सतह पर, वो रवेदार हो जाएंगे, ठोस हो जाएंगे। आप देखे होंगे किसी वीडियो में भी, तो वो ठोस हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि वहीं पे आपके खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं, रवेदार चट्टानों में खनिज सर्वाधिक पाया जाएगा, ठीक है। तो ये ठंडे होकर ठोस हो जाते हैं और आगन्य चट्टानें कहलाती हैं। इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है, क्योंकि एकदम से निकली हैं, बाहर से लावा के रूप में निकली और समय के पश्चात वो ठंडी होकर जम जाती हैं। क्योंकि इन चट्टानों का निर्माण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं चट्टानों से होता है, इसीलिए इन्हें प्राथमिक भी बोलते हैं। और ये अत्यधिक कठोर होती हैं, इसलिए इनका अपरदन बहुत धीमी गति से होता है। इसमें धात्विक खनिजों की अधिक मात्रा पाई जाती है। देखिए मैं आपको क्लियर करते चल रहा हूँ, यहाँ पर बोल रहा है कि धात्विक खनिज, है ना, की मात्रा अधिक पाई जाती है इसमें, देखिए। और ये भी है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, यानी आपके फॉसिल्स यहाँ नहीं मिलेंगे, फॉसिल्स नहीं मिलेंगे। फॉसिल्स मतलब कि जो समय के संग चीज़ें नीचे दब जाती हैं, फिर उसमें जैविक रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं, वो भौतिक जो चक्र चलता है ज़मीन के भीतर, वो यहाँ नहीं पाया जाता है। अपने निर्माण के समय के आधार पर इन चट्टानों को 2 आधार पर देख सकते हैं। बेसिकली बांट दिया जाता है 2 आधार पर। वैसे अगर ना भी बांटा जाए, इसके बारे में चीज़ें आपको पता हैं आगन्य चट्टानों के विषय में, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। जिन आगन्य चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की सतह के नीचे होता है वो अंतर्भेदी कहलाती है। नाम से पता चल रहा है, अंतर्भेदी चट्टानें कहलाती हैं। सतह के नीचे निर्माण के कारण इन चट्टानों में बहुत लंबा समय लगता है। इस दौरान इन्हें क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया भी होती है, क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया भी होती है। जैसे ग्रेनाइट और पेरिडोटाइट अंतर्वेदी चट्टानों के उदाहरण है। कई बार ये पूछ लेता है ग्रेनाइट और पेरिडोटाइट किस टाइप की चट्टानें हैं, तो ये आपकी अंतर्वेदी चट्टानें हैं, ठीक है। ग्रेफाइट अलग है, ग्रेनाइट अलग है। ग्रेफाइट को आप अपना यूज़ कर लेते हो परमाणु भट्टी में भी, आपकी पेंसिल का लेड भी ग्रेफाइट का बना होता है, और ये बिजली के लिए कुचालक का ही होता है, इससे सुचालक का ही काम करता है, ग्रेफाइट कर लेता है काम, ठीक है। ग्रेनाइट अलग है और पेरिडोटाइट आपके अंतर्वेदी चट्टानें हैं। बहिर्वेदी चट्टानें जिन आगन्य चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की सतह के ऊपर होता है, नाम से पता चल रहा है एक्सटर्नल होंगी यानी बाहरी होंगी। इन चट्टानों का निर्माण तेज गति से होता है, इसीलिए क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया नहीं होती इसमें। बेसाल्ट और एंडोसाइट चट्टानें इसका अच्छा उदाहरण है, ठीक है। बेसाल्ट होता है ना, आपका सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी में। बेसाल्ट एंडोसाइट इसका बहिर्वेदी चट्टानों के उदाहरण है। अगला है अवसादी चट्टानें, ठीक है, सेकंड टाइप की होती हैं ये। अवसादों के जमा होकर ठोस बनने से बनने वाली चट्टानें अवसादी चट्टानें कहलाती हैं। और इन चट्टानों को द्वितीयक चट्टानें कहती हैं, क्योंकि प्राइमरी जो थी वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। क्यों प्राइमरी बोलते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से चट्टानों से ही ज्वालामुखी निक्षेप से निकल रही हैं।
पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में यही चट्टानें पाई जाती हैं, यानी सबसे ज़्यादा अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। ये कोमल होती हैं, इसलिए इनका अपरदन भी तेजी गति से होता है, स्वाभाविक सी बात है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा सॉफ्ट होएगी इसमें इरोजन रेट ज़्यादा होगी। इसमें जीवाश्म तथा जीवाश्म ईंधनों के तेल के बड़े भंडार भी पाए जाते हैं, यहीं पे आपका तेल भी मिलता है, इन्हीं चट्टानों में आपका तेल भी पाया जाता है। ठीक है, आपका जीवाश्म जितना है ये देखिए, ठीक है। फिर आपका सॉफ्ट होती है तो आपका ये भी होगा, अपरदन भी होगा, ये हो गया, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा चट्टानें पाई जाती हैं पृथ्वी पर, और इन चट्टानों को द्वितीय चट्टान कहा जाता है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, इनके उदाहरण देख लेते हैं। चूना पत्थर है ना, बलुआ पत्थर जिससे आपका लाल किला बना है, कोयले का प्रथम भाग। कोयले भी आपको पता है कि 4 प्रकार के हैं, पहले भी कई बार बताता रहा हूँ। एंथ्रक्साइट, पीट, लिगनाइट और बिटुमिनस। लिगनाइट सर्वाधिक आपका तमिलनाडु में पाया जाता है, हालांकि अन्य राज्यों में भी पाया जाता है, पर भारत में सबसे ज़्यादा अगर पूछ ले तो बिटुमिनस कोला पाया जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में आपका नेवली है जो वहाँ पर लिगनाइट पाया जाता है। अगर कभी क्वेश्चन में पूछ ले एंथ्रक्साइड क्या कश्मीर में पाया जाता है, तो कश्मीर यस, काराकोरम के पास वो पाया जाता है एंथ्रक्साइड, जिसमें वह कार्बन की मात्रा के आधार पर इन चारों का वर्गीकरण हुआ है। 80 से लेकर 85% का कार्बन उसमें पाया जाता है। ठीक है, बिटुमिनस का प्रयोग हम लोग सर्वाधिक करते हैं और भारत में भी सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, फिर है अंतिम कायांतरित चट्टानें। ठीक है, अत्यधिक दाब और तापमान के कारण जब आगन्य और अवसादी चट्टानों के भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तो इन चट्टानों से बनने वाली चट्टानों को हम कायांतरित चट्टानें कहते हैं। ठीक है, इग्नियस मतलब आपका आगन्य होता है, ठीक है, और सेडिमेंट्री रॉक्स आपकी अवसादी हो गई, और ये प्रेशर और टेम्परेचर से बन के मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाती है, यानी आपकी कायांतरित में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, ग्रेनाइट देखिए, ग्रेनाइट प्रेशर और टेम्परेचर में जब उसमें हम जोड़ देते हैं और कन्वर्ट करेंगे तो नीस बनेगा, है ना। नीस आपकी कौन सी हो गई? कायांतरित चट्टान। लाइमस्टोन यानी बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर में जब आप परिवर्तन करेंगे तो ये संगमरमर का रूप ले लेगा। ताप और दाब जब आप बदलेंगे इसका तो ये मार्बल का रूप ले लेगा। चूना पत्थर है वो, माफी चाहूंगे, लाइमस्टोन चूना पत्थर। सैंड स्टोन, हाँ सैंड स्टोन जो आपका है, इसमें जब परिवर्तन करेंगे ताप और दाब का तो एक क्वार्टाइज का प्रयोग बन जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा। स्लेट, स्लेट में जब आप टेम्परेचर और प्रेशर को कन्वर्ट करेंगे इसमें हाई देके तो ये स्लेट में ही रहेगी। ठीक है, और पीट के कोयले के टाइप्स हैं, पीट, बिटुमिनस, एंथ्रक्साइट और ग्रेफाइट। देखिए भारत में सर्वाधिक कौन सा कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस कोल पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा 4 टाइप के भी कोल्स होते हैं जो आपके एंथ्रक्साइट, पीट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। 4 टाइप के कोयले हैं। सब सर्वाधिक आपका कार्बन पाया जाता है एंथ्रक्साइट में। ठीक है, उसको याद रखिएगा। लिग्नाइट को ही हम भूरा कोयला भी बोलते हैं। से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन। ठीक है, पृथ्वी में चारों ओर से मिलने वाली वायु की परत को वायुमंडल बोला जाता है, और इसमें आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे उठाता है कि आपसे गैसेस से पूछता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि पृथ्वी में जो वायु बंधी हुई है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर बना रहता है, और ये सबसे कमजोर बल होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। अगर सेब लटका हुआ है, वो हल्का सा कोई पत्थर मार दे नीचे गिर जाता है तुरंत। देखियो ना, न्यूटन ने पहले देख लिया, आइजैक न्यूटन ने, तो उन्होंने जान लिया कि बल है, सबसे कमजोर बल होता है ये। ठीक है, और कितनी गैसें पाई जाती हैं पृथ्वी में, इसका परसेंटाइल टाइप देख ले रहे हैं हम। नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। अगर ये ना हो पृथ्वी पर तो ये मानिए कि आग बुझे ही ना। ठीक है, और अगर O2 ना हो, ऑक्सीजन, तो आग लगे ही ना। आर्गन होती है फिर इसके बाद, इन तीनों के बाद 0.9 होती है आर्गन।
कई बार क्वेश्चन CO2 का पूछा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 0.033%। और ये ओजोन वाले लेयर में सर्वाधिक प्रभावी गैस होती है, सबसे भारी गैस भी यही होती है। ठीक है, जो जितनी भारी होएगी उतनी नीचे गैस पाई जाएगी। फिर नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन और ओजोन लास्ट में। ओजोन को ही O2 प्लस O3 ओजोन को बोला जाता है। हाल में भारत ने अभी HC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 141B 14B पे अंकुश लगा दिया है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सर्वाधिक प्रभावी गैस है आपकी ओजोन लेयर के उसमें अवशोषण में। ओजोन लेयर आपको पता है कि समताप मंडल के ऊपर पाई जाती है, और उसमें अगर उसमें छेद अगर उसका एक्सीड होगा, बढ़ेगा, तो वहाँ से आने वाली अल्ट्रावायलेटिक किरणें हैं, UV रेस आपकी बॉडी पे इफेक्ट करती हैं, कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और कई सारे आपके जीन परिवर्तन में भी रिस्पॉन्सिबल होती है ये। नाइट्रोजन देख लीजिए, इसके विषय में थोड़ा सा बता दिया जा रहा है कि नाइट्रोजन गैस रासायनिक रूप से अक्रिय गैस होती है, परंतु गैस मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है। आपको पता है नाइट्रोजन राइबोजियम जीवाणु होता है जो N2NH3 में करता है विनाइट्रिफिकेशन करता है, और ऑक्सीजन जलन क्रिया के लिए आवश्यक है, यानी इसकी उपस्थिति में आप जला ही नहीं सकते, और श्वसन क्रिया के लिए भी आवश्यक होता है आपका। ये CO2 है, 3 नहीं है, CO2 है। इस गैप का उपयोग वनस्पति द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान किया जाता है। इससे जुड़े हुए कुछ इफेक्ट भी हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव CO2 उत्पन्न करती है, वायुमंडल में सामान्य ताप बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है क्या, तो इसके चित्र से देख लीजिए। यहाँ से सन से आई लॉन्ग वेव्स आई, और यहाँ से आपकी शॉर्ट वेव्स आई। मैं आप चाहूँगा शॉर्ट वेव्स आती हैं यहाँ से, और अर्थ से निकली आपकी लॉन्ग वेव्स। यहाँ पे कोई एक एरिया बन जाएगा जहाँ पर आपका ये रहेगा, ग्रीन हाउस जोन एरिया बन जाएगा पूरा। इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रॉक्स ऑक्साइड, SF6 सल्फर डाइऑक्साइड, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और परफ्लोरोकार्बन, और नाइट्रोजन ट्रिफ्लोराइड। ये सब चीज़ें आपकी ग्रीन हाउस गैस में शामिल होती हैं, और ग्रीन हाउस गैस से प्रोटोकॉल्स नीचे मेंशन किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस है, इससे आपके बारे में पता चल गया कि जो सूर्य से आने वाली शॉर्ट वेव्स और पृथ्वी से जाने वाली एक लॉन्ग वेव्स, उसके बीच में जो बना एरिया वहाँ पे पाई जाती है। तो ये एक मोटी बेसिकली सामान्य अध्ययन के लिहाज से एक समझ है, जो कि आपके पेपर में सॉल्व करने में लास्ट टाइम में एफिशिएंट होएगी। ठीक है, सूर्य से आने वाली लघु तरंग विकिरण के लिए पृथ्वी का वायुमंडल पारदर्शी व्यवहार करता है, और इस विकिरण का अवशोषण वायुमंडल द्वारा नहीं किया जाता। ये वायुमंडल को गर्म करने के लिए जिम्मेदार भी नहीं है। जो आपकी शॉर्ट वेव्स आती हैं सन से, ये आपके वायुमंडल में कुछ चीज़ अवशोषण करती ही नहीं। इसीलिए आपने सुना होगा कि सूर्य से आने वाले प्रकाश का सौर इकाई में कितना प्रतिशत उपभोग कर पाता है, तो 14%। ठीक है, शॉर्ट वेव रेडिएशन पृथ्वी की सतह से टकराकर उसे गर्म करता है। पृथ्वी की सतह पर गर्म होने से इसके द्वारा पार्थिव विकिरण का उत्सर्जन किया जाता है। ठीक है, पृथ्वी से टकराएगा तो ये आपके टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का उत्सर्जन करता है, और तथा इस पार्थिव विकिरण को वायुमंडल से मिलने वाली ग्रीन हाउस गैस अवशोषित कर लेती है तथा वायुमंडल के तापमान को बढ़ा देती है। शॉर्ट वेव से यहाँ से आई, पृथ्वी की सतह को हल्का टकरा के इसे गर्म किया, और पृथ्वी की सतह से पार्थिव विकिरणें निकलेगी, और यहाँ पे कुछ एरिया गर्म हो जाएगा। ठीक है, और इसी को ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल को गर्म करने के लिए सौर विकिरण नहीं पार्थिव विकिरण जिम्मेदार होती हैं। देखिए, शॉर्ट वेव सूर्य की कर्म से जितनी भी रेज आती हैं वो शॉर्ट होती हैं, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। जो पृथ्वी से निकलती है लॉन्ग वेव्स, उसके चलते पार्थिव विकिरणें बनती हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, 1705 में औद्योगिक क्रांति के पश्चात जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग बढ़ा, जिसके फलस्वरूप ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता बढ़ी। ठीक है,
CO2 1750 में आप देखिए, अगर एक आंकड़ा है इस 270 पीएम हुआ करती तो आज बढ़कर 400 ppm होगी। ppm आपका पार्ट्स पर मिलियन होता है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, जैसे एक आप यार क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीपीएससी ने, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लीटर होते हैं। तो आपको यूनिट्स भी पता होनी चाहिए, मात्रक। इन गैसों की सांद्रता बढ़ने के कारण वायुमंडल में अधिक मात्रा में पार्थिव विकिरण का अवशोषण हो रहा है और जिसके कारण वैश्विक तापमान की समस्या जटिल होती जा रही है। जलवाष्प देख ले रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा विचलनकारी गैस भी है ये। वायुमंडल में मिलने वाला जलवाष्प हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करता है। यह जलवाष्प बादल निर्माण और वर्षण के लिए भी अति आवश्यक है और जलवाष्प की सर्वाधिक सांद्रता वायुमंडल की निचली परतों में पाई जाती है। 5 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक पाई जाती है 95% जलवाष्प। और अगर कहीं पूछ ले कि निम्न में से कौन सी गैस सबसे ज़्यादा विचलित है इसमें से, हरित गैस में से, तो ये जलवाष्प ही है। धूल के कणों के कारण सौर विकिरण का प्रकीर्णन होता है और जिसके कारण दिन के समय आकाश नीला और सुबह दिखता है, सुबह और शाम के समय आकाश लाल नजर आता है। ठीक है, तो इसमें रिस्पॉन्सिबल क्या बन रहा है, प्रकीर्णन बन रहा है। और किसके कारण हो रहा है, धूल कणों के कारण हो रहा है प्रकीर्णन हो रहा है। तो आपका आकाश का रंग नीला और शाम के समय लाल दिखता है। वायुमंडल में होने वाली संघनन क्रिया के कारण धूल कणों के चारों ओर होती है, इसलिए वर्षण के लिए अति आवश्यक है। संघनन आपको पता है ना, आपका जल का सीधा ठोस में न जाके गैसीय अवस्था से नीचे आ जाना संघनन क्रिया में आता है। संघनन होती है, ऐसी क्रियाएं 3-4 प्रकार की होती है। इसके चलते आपके बारिश के लिए रिस्पॉन्सिबल सर्वाधिक संघनन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको बता दिए 0.33% है ये एक भारी गैस है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। सौर विकिरण के लिए गैस एक पारगम्य है, किंतु पार्थिव विकिरण के लिए एक अपारगम्य है। ठीक है, पार नहीं हो पाएगी। इस प्रकार वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पैदा करती है। इसकी बढ़ती मात्रा से तापमान इंक्रीज होता है। जो तापमान जितनी इंक्रीज करती है वो अमूमन ग्रीन हाउस गैस में शामिल हो जाती है। और क्योटो प्रोटोकॉल आपको पता है किससे संबंधित है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी किए जाने के बारे में सहमति बनी थी 1997 में। 1992 में आपका पृथ्वी सम्मेलन रियो हुआ था, उसी के पश्चात 5 साल बाद क्योटो हुआ था। ओजोन वायुमंडल में बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है। यह गैस समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है ना। कितने मंडल है आपको बता दे रहा हूँ, सबसे नीचे से बता रहा हूँ। श्रोम, समताप, ओजोन, आयन और अंतिम है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल आपका 5वें स्तर पर आ जाता है। इसके पश्चात जाने पर अंतरिक्ष आ जाता है, यानी 640 किलोमीटर के ऊपर आप जैसे ही जाएंगे वैसे अंतरिक्ष आ जाएगा। तो ओजोन पे बात कर ले रहे हैं। ये ओजोन सूर्य की पराबैंगनी किरणों और विकिरणों को अवशोषित करती है। यदि ये किरणें सतह तक पहुंचती हैं तो तापमान में वृद्धि और चरम कैंसर का खतरा उत्पन्न करती हैं, यूवी रेस। नाइट्रोजन ऑक्साइड और एसी फ्रिज आदि से प्रयुक्त होने वाली CFC इस परत को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। मान लो कि ये कोई परत है ना, कोई परत है गोले में और ये कोई लेयर है यहाँ पर जो यहाँ से आने वाली चीज़ों से हमारी रक्षा करती है। अगर ये ब्रेक हो जाएगी तो पृथ्वी पर आने वाली रेस बढ़ जाएगी। ये कोई लेयर है और अगर ये लेयर अगर मान लो हमारी सुरक्षा कर रही है, अगर ये कम हो जाए तो यहाँ पे आने वाली ये भेदन करके यहाँ आ जाएगी यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। तो ये इसका हास करती हैं, ओजोन गैसेस इसका हास करती हैं, कमी करती हैं। ठीक है, तो ये आपके कथन और कारण वाले क्वेश्चन में आप इस चीज़ को जोड़ दे के पढ़िएगा थोड़ा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन शरत की कमी से बचाने से अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको एक चित्र के माध्यम से क्लियर कर दे रहा हूँ कि कैसा होता है आपका मंडल जो आप तोड़ते हो वायुमंडल को। तो नीचे आपका आ गया, सबसे पहले का आ गया श्रोम मंडल, फिर समताप मंडल, फिर ये मध्य आयन और ये ताप के बाद बहिर्मंडल आ गया आपका, और इसके ऊपर अंतरिक्ष हो जाता है। ठीक है, तो इसकी काउंटिंग आप करते कहाँ से हैं, यहाँ से करते हैं 18 से करते हैं, 18 किलोमीटर से लगभग करते हैं इसकी काउंटिंग। 18 से
14, फिर 50, फिर 80, फिर 640 किलोमीटर प्लस जाते ही आप अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपके आरओ में आने लायक हैं। और इस पे क्या होता है कि देखो, एग्ज़ाम निकालने के लिए कुछ चीज़ें कर लेनी चाहिए। आपको पता है कि आरओ के अंदर वेटेज ज्योग्राफी का ज़्यादा है। ठीक है, और ज्योग्राफी के क्वेश्चन अच्छे खासे आने और आपसे पूछेगा ही। अक्षांश देशांतर में पूछ लेगा, इसके अतिरिक्त विश्व ज्योग्राफी में पूछ लेगा, माफी चाहूँगा विश्व भूगोल में पूछ लेगा, भारत के भूगोल में उसके पास पूछने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पर आप इसे स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाकर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर बार आते हैं और क्लिष्ट टाइप के हैं, हल्के फुल्के हैं, पर जिनमें कथन कारक वाले 4-5 क्वेश्चन आने। अगर 25 क्वेश्चन से एवरेज आ रहा है तो मान के चलिए 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे इस टाइप के, टफ टाइप के, जो कि छोटे छोटे तथ्य हैं। यदि आप भूले तो क्वेश्चन निसंदेह गलत होगा। तो इस टाइप की सीरीज़ का लास्ट टाइम में आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। ठीक है।